ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे थे लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी की। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तीन लॉज मैंने आपको बताए थे, दो तो मैंने लिख दिए कि जो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स हैं वो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स के और टाइम के प्रोपोर्शनल हैं। फिर हमने डिके कांस्टेंट पढ़ा, रेशियो ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर हमने इसी बेस इक्वेशन से पहला फॉर्मूला डिराइव किया था एक्टिविटी का, ए इज इक्वल टू लेमडा एन। ये एक्टिविटी का फॉर्मूला है। यहां से मैं आपको एक फर्दर एक्सटेंशन इस फॉर्मूला की मजीद बता रहा हूं। देखिए बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि m ओवर m और n ओवर n a के बराबर होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं चूंकि दोनों एक ही फैक्टर की इक्वेशंस हैं। तो यहां से मैं नंबर ऑफ एटम्स n की वैल्यू अगर निकालूं तो वो बनेगी हमारे पास m n a डिवाइडेड बाय m। ठीक है, द गिवन मास और ऊपर एम एन ए आ जाएगा। तो बच्चों फिर इसका मतलब है कि मैं तो एक्टिविटी के फॉर्मूला को यूं भी लिख सकता हूं, लेमडा और एन की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, मास एवोगैड्रो नंबर्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप एक्टिविटी का फॉर्मूला जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबल यही है कि आपको जो क्वेश्चन होगा वो ए इज इक्वल टू लेमडा एन में से आएगा। ठीक है, फिर बच्चों इसी इक्वेशन को जब हमने डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी में कन्वर्ट किया, तो इससे आगे मैंने कहा था कि अपॉन डेरिवेशन वी गेट अ फॉर्मूला एन इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। अब इस फॉर्मूला से आगे टोटल तीन बिहेवियर्स हमने समझे। दो हमने कल पढ़ लिए थे, एक मैं आपको मजीद बता देता हूं। पहला बिहेवियर कि अगर टाइम इन्फिनिटी गुजरेगा, टाइम अगर इन्फिनिटी गुजरेगा तो ही हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स डिके होके जीरो रह जाएंगे, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी यही है कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कभी 100% डिके नहीं हो सकता। सेकेंडली, हमने पढ़ा कि हाफ लाइफ टाइम की इक्वेशन अगर हम बनाएं तो वो हमारे पास इक्वेशन बनती है टी हाफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लेमडा, या फिर 0.693 बाय लेमडा। ये तो हो गया बच्चों हाफ लाइफ। एक होती है किसी भी सैंपल की मीन लाइफ, इसको हम टी एम से डिनोट कर लेते हैं। अब मीन लाइफ क्या होती है वो मैं आपको पहले एक सिंपल से फॉर्मूला से बताता हूं। ये देखें, आपको एक क्वेश्चन आता है, द रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट इज कॉल्ड। रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट का मतलब है कि डायरेक्ट 1/λ। ये है रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट। ये किसके बराबर है, हाफ लाइफ के? नहीं, हाफ लाइफ तो 0.693/λ होता है। तो ये एग्जैक्ट रेसिप्रोकल तो नहीं है, तो इसका मतलब है इसका आंसर हाफ लाइफ नहीं है। एक्टिविटी, एक्टिविटी तो लेमडा एन होती है, उसमें तो लेमडा रेसिप्रोकल में आता ही नहीं है। क्यूरी, क्यूरी तो यूनिट है एक्टिविटी का। तो एलिमिनेशन से भी करें तो हमारे पास मीन लाइफ बचती है। बस मीन लाइफ है क्या, किसी भी सैंपल की मीन लाइफ हम डिफाइन करते हैं सम ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। इसको मैं आपको यूं समझाता हूं बच्चों, यूं समझने के एक शहर है, उस शहर के अंदर जितने भी लोग हैं, लेट से 100 लोग हैं। अब देखिए, सब लोगों की जिंदगियां एक जितनी तो नहीं है। कोई 70 साल जिएगा, कोई 80 साल जिएगा, कोई 50 जिएगा, कोई जवानी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी लोग हैं ये उनकी गुजारी हुई जिंदगियां हैं। ठीक है, सम ऑफ लाइफ टाइम्स ऑफ ऑल एटम्स। जैसे हम हर बंदे की इंडिविजुअल गुजारी हुई जिंदगी को क्या करें, आपस में एड अप करें, और एड अप करने के बाद हम उसको टोटल नंबर ऑफ पर्सन पे क्या कर दें, डिवाइड। तो यहां पर आप समझ लेंगे एक न्यूक्लियस है वो इतना अरसा जिंदा रहा, ये दूसरा न्यूक्लियस है वो इतना अरसा स्टेबल रहा, ये तीसरा न्यूक्लियस है वो इतने अरसा स्टेबल रहा। और जब इन सब की लाइफ्स को आपस में एड अप करके नंबर ऑफ एटम्स पे डिवाइड करें तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या नाम देते हैं, मीन लाइफ का। किसके बराबर होती है, रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट।
ये पूरा डिराइव होती है, लेकिन हमें डेरिवेशन से कोई कंसर्न नहीं है। डेरिवेशन ऑब्वियसली ग्रेजुएशन लेवल पर जाकर हमने करनी होती है, यहाँ पे हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे करना है कि मीन लाइफ इज इक्वल टू 1/λ। अब इसी तरह हम इसी इक्वेशन से ये भी पता चला सकते हैं, क्या पता चला सकते हैं, देखिए हमने पढ़ा ना कि एक हाफ लाइफ के बाद हमारे पास कितना सैंपल बच जाता है। हमने कहा जी 50% बच जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक मीन लाइफ के बाद कितना सैंपल बचेगा। उसके लिए यही इक्वेशन दोबारा पुट कर लेते हैं, n इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा। अब यहां पर लेमडा के साथ t लिखा हुआ है, जिसकी जगह मैं लिख दूंगा मीन लाइफ। और मीन लाइफ की जगह चूंकि मुझे पता है ये रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट, तो मैं 1/λ लिख दूंगा। लेमडा से लेमडा बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर -1 बचेगा। अच्छा, एन नॉट डिवाइडेड बाई ई पावर -1 है, तो ये नीचे आ जाएगा। अब ये जो ई है एक्सपोनेंट, इसकी एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है 2.73। आप जब 1/273 करेंगे तो आपके पास तकरीबन 37% सैंपल जो है वो रिमेनिंग सैंपल आएगा। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास एक हाफ लाइफ के बाद कितना सैंपल बचता है, 50%। और एक मीन लाइफ के बाद कितना सैंपल हमारे पास बच जाता है, 37%। और एक सिंपल सी बात कि टी मीन, पहले चले टी हाफ लिखते हैं। टी हाफ जो है वो है 0.693/λ। कोई एतराज तो नहीं है ना अगर मैं ऐसे लिख दूं 0.693 इंटू 1/λ। तो मैं यूं भी तो लिख सकता हूं कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू टी मीन। तो ये रिलेशन हमें क्या बताता है कि जो मीन लाइफ है वो अपनी कैलकुलेशन में कुछ ग्रेटर है किस लाइफ से, हाफ लाइफ से। ठीक है बच्चों, यहां तक मीन लाइफ का कॉन्सेप्ट भी हो गया क्लियर। तो अब हम देखें इसी इक्वेशन से चले हैं ना, n इज इक्वल टू एन नॉट। तो इसी से हमने ये पता लगा लिया कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कभी मुकम्मल डिके नहीं होता। इसी से हमने हाफ लाइफ टाइम भी देख लिया। और टी मीन हमने देख लिया कि टी मीन जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट है। आफ्टर टी इज इक्वल टू टी मीन हमारे पास जो सैंपल बच जाता है वो कितना है, वो 37% है। और टी हाफ जो है वो हमारे पास बराबर होता है 0.693 ऑफ टी मीन लाइफ के। और ये भी कि टी मीन लाइफ जो है वो ग्रेटर होती है किससे, हाफ लाइफ से। ठीक है बच्चों, तो ये एक तो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ तक रिकॉल कर लिए। इसमें इस इक्वेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो हमें चीज़ें समझने में मदद देता है। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चंस जो हैं, वो मैंने आपको कई तरह के क्वेश्चंस तो करवा दिए थे। इसमें एक और टेक्निकल सा क्वेश्चन था जो ये पीएमसी के ज़रिए असर, जब ये था एमकैट का सेशन, तो पीएमसी के टेस्ट में ये सवाल आया था। सवाल ये है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल डिकेज बाय साइमल्टेनियस एमिशन ऑफ टू पार्टिकल्स विद रिस्पेक्टिव हाफ लाइफ्स। हाफ लाइफ नहीं दी हुई, हाफ लाइव्स दी हुई है, मतलब एक से ज्यादा हाफ लाइफ्स हैं। एक हाफ लाइफ है 1620 ईयर्स और एक हाफ लाइफ है 810 ईयर्स। द टाइम इन ईयर्स आफ्टर विच, अब इस पे भी जरा सब बच्चों ने फोकस रखना है। 1/4, मैं 1/4 को पहले सेपरेट कर दूं। 1/4 का मतलब होता है 1/2 raised to power 2, यानी कितनी हाफ लाइफ्स, 2 हाफ लाइफ्स ऑफ द मटेरियल विल रिमेन। तो बच्चों मैं बिना टाइम जाए किए आपको मेन कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि अगर आपको एक से ज्यादा हाफ लाइफ दी हो, 2 हाफ लाइफ दी हो, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट हाफ लाइफ है, यानी जो दोनों सैंपल्स को मिला के हाफ लाइफ बनती है, उसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ्स डिवाइडेड बाय द सम ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है, अगर हाफ लाइफ्स का हमें कम्बिनेशन 2-3 में एक से ज्यादा मटेरियल उसने ऐड कर दिए हैं, तो फिर उस पूरे सैंपल की जो हाफ लाइफ है उसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय सम। अब टी इक्विवेलेंट यानी इस पूरे सैंपल की एक ऐसा सैंपल जिसमें मटेरियल 1 भी है और मटेरियल 2 भी है, तो इस पूरे सैंपल की कलेक्टिव हाफ लाइफ क्या है वो फाइंड करने लगे हैं। प्रोडक्ट 1620 मल्टीप्लाई बाय 810।
अब इसका सम क्या हो जाएगा, 0, 3 और 4 और फिर 2430। ठीक है, प्रोडक्ट ओवर सम। याद रहे अभी हम सिर्फ एक हाफ लाइफ कैलकुलेट करने लगे हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। थोड़ा सा दिमाग लड़ाने पे आपको पता चल जाएगा कि 81 × 3 जो है वो हमारे पास 243 होता है। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और आगे आगे 0। तो हमारे पास इस सैंपल की जो कलेक्टिव हाफ लाइफ है वो आ रही है 540 ईयर्स। बट वेट, ऑप्शंस में तो 540 है ही नहीं। तो इसलिए नहीं है बच्चों कि 540 तो एक हाफ लाइफ है। उसने हमसे पूछा था 1/4 सैंपल कब डिके होगा। तो 1/4 के लिए कितनी हाफ लाइफ का इंतजार करना पड़ेगा, 2 हाफ लाइफ। तो एक हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो हमारे पास 1080 ईयर्स जो है, 1080 ईयर्स, ये आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप सबके लिए एक नया फॉर्मूला हो सकता है। इसको सब बच्चे अपने पास नोट कर लें और इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है कि मोर देन 1 हाफ लाइफ जो है वो अगर इसमें इस्तेमाल हो जाए। फिर इसमें एक रेशो बेस्ड कॉन्सेप्ट आता है, वो भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। लेट से वो हमें कहता है कि हमारे पास एक मटेरियल नंबर 1 है जिसकी हाफ लाइफ है 2 डेज, और एक मटेरियल नंबर 2 है जिसकी हाफ लाइफ है 4 डेज। ठीक है, और जो टाइम है, टोटल टाइम जो गुजर चुका है, लेट से वो है हमारे पास बच्चों 12 डेज। तो कहते हैं 12 डेज के बाद इन दोनों मटेरियल्स के अनडिकेट सैंपल्स की रेशो क्या होगी। अनडिकेट सैंपल्स की रेशो क्या होगी, तो आप लिख लेंगे जी N1 रेशो N2, 1/2 raised to power n, 1/2 raised to power n। पहले तो आपने यहां तक लिख लेना। अब आप इस बात पे ध्यान दें, जिसकी हाफ लाइफ बच्चों 2 डेज है, 12 डेज बाद उसकी कितनी हाफ लाइफ गुजरेंगी, 6 हाफ लाइफ। और जिसकी हाफ लाइफ 4 डेज है, 12 डेज बाद उसकी कितनी हाफ लाइफ गुजरेंगी, 3 हाफ लाइफ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट सैंपल की नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, 6, और जो सेकंड सैंपल है उसकी नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, 3। अब यहां से आगे मैं इसकी रेशो बिल्ड कर लूंगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 raised to power 3, 2 raised to power 3, 1/2 raised to power 3 कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारे पास आएगा 1/2 raised to power 3। और हमारे पास जो अनडिकेट सैंपल की रेशो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/8। तो मुझे ये भी बता दें, ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया सबको। तो ये काम करने के बाद मैंने बाकी जो सवाल हैं बच्चों वो ऑलमोस्ट जो हैं आपने सारे कॉन्सेप्ट्स कल वाले लेक्चर में जो है वो गो थ्रू कर लिए थे। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मजे की चीज जो है वो सिखाने लगा हूं, और वो है हमारे पास बेसिक फोर्सेस एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बेसिक फोर्सेस एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। इस लेक्चर पे मैं आपको फिलहाल अभी लाइव जो इंफॉर्मेशन दूंगा वो बस इतनी दूंगा कि आपका जो एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग है वो सेट हो जाए। अगर आप इस टॉपिक को प्रॉपर इंजॉय करना चाहते हैं ना, तो फिर आपने चैनल पर जाकर, मैं आपको ग्रुप में लिंक भी सेंड कर दूंगा, उस लेक्चर को कंप्लीट सुनने की कोशिश करनी है जरा बर्दाश्त के साथ, क्योंकि ये एक इंतहाई डिटेल टॉपिक्स हैं। फिलहाल अगर हम आते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर पे, सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में बच्चों सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, मेन कंपोनेंट क्या है, मैटर। जितना भी मैटर है ये दो तरह के पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को कहा जाता है फर्मियॉन्स, एक को कहा जाता है बोसॉन्स। ठीक है, फर्मियॉन्स की कैटेगरी फिर आगे दो हिस्सों में डिवाइड होती है।
एक को कहा जाता है लेप्टॉन्स, एक को बोला जाता है क्वार्क्स। अब यहां से जरा बात को ध्यान से सुनना। लेप्टॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जिन पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करती। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है जी? अब मैं आपको अब आपको जरूरत महसूस होगी, तो इस बिना पर हम चलेंगे आगे फोर्सेस पर। नेचर में बच्चों चार बेसिक फोर्सेस हैं। नंबर वन ग्रेविटी, नंबर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर थ्री वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड नंबर फोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटी किस पे एक्ट करती है? मास पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस पे एक्ट करती है? चार्ज पे। वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर किस पे एक्ट करते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये इन दोनों पे एक्ट करते हैं। ठीक है। ग्रेविटी लॉन्ग रेंज फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्ग रेंज फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है इसकी रेंज बुक में लिखी भी हुई है, एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, 10⁻⁻17 मीटर। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है उसकी रेंज 10⁻⁻15 मीटर्स होती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम स्ट्रेंथ पे आए तो ग्रेविटी की स्ट्रेंथ को अगर हम 1 मान लें तो बच्चों उसके मुकाबले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ 10⁻37, वीक न्यूक्लियर की स्ट्रेंथ 10⁻25 और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की स्ट्रेंथ ग्रेविटी के मुकाबले में 10⁻42 टाइम्स है। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद अगर हम स्ट्रेंथ कंपैरिजन में देखें तो आपने देख ही लिया कि ग्रेविटी इन सब में से सबसे वीक फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन को जहन में रखते हुए अब देखें कि मैंने कहा इस फोर्स का मैंने नाम लिया था ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक बेसिक फोर्स है, लेकिन यहां पर ये चार्ट क्या बता रहा है कि लेप्टॉन्स उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिन पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करती। अब लेप्टॉन्स की कैटेगरी में कौन से पार्टिकल्स आ जाते हैं? बड़े मशहूर पार्टिकल्स आते हैं जी। इलेक्ट्रॉन, बड़ा इलेक्ट्रॉन, उससे भी बड़ा इलेक्ट्रॉन। आप लोग पजल ना हो इसलिए मैंने तीनों के नाम वही लिए हैं जो आपको पता है। इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउऑन, ये तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे से डिफर किस चीज में करते हैं? तीनों का मास एक दूसरे से अलग है। यानी इस तरफ जाएं तो ये मास क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। जबकि इस पे भी चार्ज ई है, इस पे भी चार्ज ई है और इस पे भी चार्ज ई है। तो ये हो गए लेप्टॉन्स। अब आती है बात क्वार्क्स पर। क्वार्क्स क्या होते हैं? क्वार्क्स बच्चों छह ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। क्वार्क्स, उनका चार्ज, ठीक है। अब पहला पेयर होता है क्वार्क्स का अप डाउन, दूसरा पेयर होता है चार्म स्ट्रेंज, तीसरा पेयर होता है टॉप बॉटम। पेयर में इसलिए लिख रहा हूं कि पेयर के तरीके से याद करना आसान है। अप क्वार्क का जो चार्ज होता है वो +2/3 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और डाउन का होता है -1/3 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इनको बोलते हैं फ्रैक्शनल चार्जेस। चार्म और स्ट्रेंज बच्चों ऊपर वाले चार्जेस रिपीट करते जाएं। +2/3, -1/3, +2/3, -1/3। अब आप सोचेंगे जब सब पे चार्जेस सेम है तो भाई अलग अलग क्यों है? इनमें भी बच्चों वही फर्क है जो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में था। हल्के क्वार्क्स, भारी क्वार्क्स, सबसे भारी क्वार्क्स। ठीक है। ये कहाँ पे काम आते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। दोबारा इसी ग्राफ पे आ जाते हैं। तो मैटर में हमारे पास मैटर इज डिवाइडेड एज फर्मियंस एंड बोसॉन्स। अभी सिर्फ हम फर्मियंस पे चलेंगे, बोसॉन्स में आपको बाद में समझाता हूँ। फर्मियंस में आगे क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स आपने समझ लिए। लेप्टॉन्स कौन से पार्टिकल्स हैं जिन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करती? और दूसरी तरफ क्वार्क्स नेचर में अकेले नहीं रहते,
ये हमेशा जुड़ के रहते हैं, और जब ये जुड़ते हैं तो इनको बोला जाता है हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जिन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है। तो जिन पे ये एक्ट करती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, उन्हें बोला जाता है हेड्रॉन्स, और जिन पे एक्ट नहीं करती उन्हें बोला जाता है लेप्टॉन्स। ठीक है, ये इतना हिस्सा समझ में रख लेना है। अब मैंने अभी आपसे क्या कहा कि क्वार्क्स अकेले नहीं रहते, कॉम्बिनेशन में रहते हैं, और इसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? हेड्रॉन्स। तो कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा का होता है ना। तो अगर एक से ज्यादा दो क्वार्क्स मिलें और एक से ज्यादा तीन क्वार्क्स मिलें तो क्या क्या बनता है? अगर बच्चों एक से ज्यादा यानी दो क्वार्क्स आपस में मिले हैं तो फिर इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है मीजॉन्स। और अगर तीन क्वार्क्स आपस में मिले हैं तो इन्हें कहा जाता है बेरियॉन्स। ठीक है, आप ये भी समझ सकते हैं, टॉफियों के नाम ही बना लें, टॉफियां भी हो सकती हैं। टू क्वार्क्स मीजॉन्स और थ्री क्वार्क्स बेरियॉन्स। मैं ज्यादा फोकस करने लगा हूं थ्री क्वार्क्स पे, बेरियॉन्स पे, क्योंकि बेरियॉन्स में बच्चों आपके फेवरेट पार्टिकल्स आ जाएंगे जिनका नाम है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तीन क्वार्क से मिलकर बनता है, जी बिल्कुल, तीन क्वार्क से मिलकर बनता है। प्रोटॉन बनता है एक अप, फिर एक अप और एक डाउन क्वार्क से, और न्यूट्रॉन बनता है एक डाउन, फिर एक डाउन और फिर एक अप क्वार्क से। अच्छा, ऐसा होने से क्या होगा? अप पे चार्ज कितना था? 2/3 ई, फिर अप 2/3 ई, फिर डाउन -1/3 ई, इक्वल्स टू 3 एलसीएम आ गया, 2 ई प्लस 2 ई माइनस ई। तो बच्चों ये आपके पास 3 ई/3। तो प्रोटॉन पे आप आज तक यही नहीं पढ़ते आ रहे कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? ई के बराबर। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन देखें कैसे नहीं होता। डाउन पे चार्ज -1/3 ई, फिर डाउन -1/3 ई, और अप 2/3 ई। तो देखिए क्या बन गया, -2/3 ई प्लस 2/3 ई। तो ये चार्ज कंबाइन होकर कितना हो गया बच्चों? जीरो। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बनते हैं? बेरियॉन्स। इनको कंबाइन कलेक्टिवली क्या कहते हैं? बेरियॉन्स कहते हैं। अच्छा, बेरियॉन्स कहते हैं। उसके बाद बेरियॉन्स कितने क्वार्क से मिलकर बनते हैं? तीन। बेरियॉन्स किसके कैटेगरी में आ जाते हैं? हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स कौन से पार्टिकल्स हैं जिन पे एक्ट करती है क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हेड्रॉन्स किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं? क्वार्क्स। क्वार्क्स किस ब्रांच का हिस्सा है? फर्मियॉन्स। फर्मियॉन्स की ब्रांच का कोई और हिस्सा? जी बिल्कुल है, क्या है? लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स कौन से पार्टिकल्स हैं जिन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करती? और भी मजे की बात बताता हूँ। लेप्टॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं किसमें? ऑर्बिट ऑफ द न्यूक्लियस में, मोस्टली ऑर्बिट ऑफ द न्यूक्लियस में। और हेड्रॉन्स कौन से होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। तो अब देखें इस चार्ट को जरा, यहां तक चलें, क्वार्क्स को भी अंदर ही शामिल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पार्टिकल्स की स्टोरी आ गई। अब मैं आपको फिर एक और बात मजे की याद करवाता हूँ। हम ऊपर पढ़ के आए थे ना बीटा पार्टिकल या बीटा डीके। मैंने कहा था जी न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, और जिसकी वजह से वो एक बीटा एमिट करता है प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट करता है। अब ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन होती कैसे है? न्यूट्रॉन दो डाउन और एक अप क्वार्क से बना ना, और प्रोटॉन के लिए क्या चाहिए उसको? दो अप और एक डाउन। तो बच्चों बीटा ऐसे इमिट होता है कि न्यूट्रॉन में से एक डाउन क्वार्क, एक डाउन क्वार्क, ये मैं डाउन बाहर निकाल लेता हूं, ये डाउन क्वार्क खुद को कन्वर्ट करता है अप में बाय रिलीजिंग एन एनर्जी पार्टिकल। ठीक है, ये एनर्जी पार्टिकल बेसिकली वीक न्यूक्लियर फोर्स का कैरियर है। ये एनर्जी पार्टिकल आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है एक बीटा पार्टिकल में और एक एंटी न्यूट्रिनो में, जो दोनों के दोनों न्यूक्लियस में से शुरू करके उड़ जाते हैं। अब देखें डाउन किस में कन्वर्ट हो गया? अप में। तो जब डाउन अपनी जगह अप ले आएगा बच्चों, दो अप और एक डाउन क्वार्क से क्या बनता है?
एक अदद प्रोटॉन। तो अब आपको और भी ज्यादा फंडामेंटली समझ आ जाएगी कि हाउ न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू प्रोटॉन एंड हाउ प्रोटॉन कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू न्यूट्रॉन। तो थोड़ी बहुत समझ आई यहां तक? कंफर्म कर दें जरा कि जाग रहे हैं आप। ठीक हो गया। तो अब देखें कहानी को जरा कंप्लीट रंग देते हैं बच्चों। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के साथ अगर ये इलेक्ट्रॉन भी आकर जुड़ जाए तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलने पर क्या बना देंगे? एटम। यहां तक ठीक है? अब आ जाए जरा एटम्स की दुनिया में। एटम अंदर से पॉजिटिव है, बाहर से नेगेटिव है। जहां से ये पॉजिटिव है बच्चों, इस जगह से जहां से ये पॉजिटिव है, यहां पे इसको हाईलाइट कर देते हैं, जहां से ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को दो फोर्सेस चला रही, वीक न्यूक्लियर फोर्स और दूसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है? अब आपको स्टोरी का ज्यादा मजा आएगा। जबकि इस पॉजिटिव को नेगेटिव से किसने जोड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने। अब आपको यह पता चलेगा कि कौन सी फोर्स किस जगह पे काम करती है। तो न्यूक्लियस के अंदर अंदर किसकी इजारादारी है, वीक और स्ट्रॉन्ग की? न्यूक्लियस से बाहर एटम के न्यूक्लियस और ऑर्बिट को कौन जोड़ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आ जाएं आप सारी की सारी केमिस्ट्री और बायो पर। केम प्लस बायो। एटम दूसरे एटम के साथ कैसे जुड़ता है? बॉन्ड्स के साथ। बॉन्ड्स कब बनते हैं? जब पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन हो। ऐसी है ना? तो पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन किस फोर्स ने देनी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने। तो अब देखें एटम एटम जुड़ के क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। किसने जोड़ा मॉलिक्यूल को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने। मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स को किसने जोड़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने। मैक्रोमॉलिक्यूल्स के आगे जुड़ने से ऑर्गेनेलिज बन जाएंगी। ऑर्गेनेलिज को किसने जोड़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने। ऑर्गेनेलिज मिलकर एक पूरा सेल बना देते हैं। सेल को किसने जोड़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने। सेल्स के जुड़ने से क्या बन रहा है? टिश्यूज। टिश्यूज को किसने जोड़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने। टिश्यूज के जुड़ने से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन किसने बनाया? ये किसने जोड़ के रखा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने। ऑर्गन के जुड़ने से क्या बन गया? पूरा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम की सर्वाइवल कब है? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगी। ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद पूरा इंडिविजुअल बन गया। अब पूरा इंडिविजुअल, आपका पूरा वजूद कायम और दायम है सलामती के साथ। तो बच्चों कौन सी फोर्स ने आपस में जोड़ के रखा हुआ? आपकी स्किन को, सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गेनेलीज, ईच एंड एवरीथिंग। Everything is happening because a very strong force of nature that is known as electromagnetic force. But what if now you are an individual and you have a proper mass? Your mass is connected to whole body of earth by Newton's universal gravitational law G m1 m2 divided by r square. Here comes the role of gravity, which connects you universally with every other object of this universe. तो बच्चों ये चारों फोर्सेस के काम करने की तरतीब है कि वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस की दुनिया से बाहर नहीं आती। न्यूक्लियस की दुनिया से बाहर आप जितना मैटर, जितना स्ट्रक्चर अपनी रिफाइंड फॉर्म में किसी भी शक्ल में देखते हैं, किसी चीज को प्लास्टिक देखते हैं, किसी को वुड देखते हैं, कोई लिक्विड देखते हैं, कुछ कुछ भी देखते हैं, वो सारा किस फोर्स के मन होने मिन्नत है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जब कोई चीज इंडिविजुअल बन के एक मास गेन करती है तो मास को दूसरे मास के साथ कनेक्ट करने वाली फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो चारों फोर्सेस हैं, ये चारों की चारों फोर्सेस बेसिकली जिन पार्टिकल्स के जरिए अपना काम सर अंजाम देती हैं, उन पार्टिकल्स को नाम देते हैं बोसोन्स का। अब आप सोच रहे होंगे ये फोर्सेस पार्टिकल्स के जरिए कैसे काम करती हैं? तो बच्चों आपने फोटोन का नाम तो सुना होगा, और ये भी सुना है कि फोटोन कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कब इमिट होता है? पढ़ चुके हैं ना हम। इलेक्ट्रॉन हाई से लो एनर्जी में आता है
तो एक पैकेट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन। और ये फोटोन बेसिकली कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो बच्चों ये जो फोटोन है ये एक पार्टिकल है और ये किस कैटेगरी में आता है, बोसॉन्स की कैटेगरी में। तो बोसॉन्स की कैटेगरी में फोटोन है जो किस फोर्स का मैसेंजर है, ये किस फोर्स को आप कह लें कि प्रोपोगेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। इसी तरह डब्ल्यू बोसॉन और ग्लूऑन, ये नाम आपने शायद ना सुने हो, बस इनको आज सुन लें और जहन में रख लें। वीक फोर्स, हम ज़्यादा फेमिलियर फोटॉन्स हैं इसलिए बस वही हमारे जहन में बैठेगा, ये बाकी सिर्फ मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। और ग्लूऑन कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कैरियर को। यहां तक बच्चों ये जितने तीन पार्टिकल्स हैं ये डिस्कवर्ड हैं। अब ग्रेविटी भी फोर्स है, लेकिन ग्रेविटी के लिए एक पार्टिकल एज्यूम तो किया हुआ है लेकिन वो अभी तक अनडिस्कवर्ड है। ग्रेविटॉन किस फोर्स को कैरी करेगा, ग्रेविटी को। ठीक है, तो अनडिस्कवर्ड है ये अभी तक, इसलिए बस इसका नाम। और ये तीनों पार्टिकल्स डिस्कवर्ड भी हैं और इनके जरिए थ्योरीज भी आगे बिल्डअप की जा चुकी हैं। तो ये बच्चों हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स प्लस फोर्सेस को कुल मिलाकर ये आज हम बाकायदा तौर पे सेकेंड ईयर जो है वो हमारी एंड अप हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर देंगे। और मुझे ओके रिपोर्ट दे दें, आप सब बच्चों को समझ आ गई। मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी रैंडम लग रही होगी, इससे परेशान नहीं होना, मैं आपको बड़े अच्छे बने हुए टेबल्स जो हैं वो सेंड कर दूंगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल होगी और तरतीब से लिखी हुई होगी। ठीक है बच्चों, सेकेंड ईयर ओके हो गई। चलें कल इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर स्टार्ट करते हैं।